बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जनाब नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये 6 थोड़ा सा नीचे लिखूं मैं, चैप्टर नंबर 6 है। ओके, चैप्टर ये 6 है। और अब हमने क्लोजिंग एंट्रीज हमने मुकम्मल कर ली थी। ठीक है, क्लोजिंग एंट्रीज हमने मुकम्मल की और हमने काफ़ी डिटेल में इसको समझा कि हम इसको क्यों बनाते हैं। और एक्चुअली जो किताब में दिया हुआ होता है, आप देखेंगे बुक्स के अंदर जो चीज़ दी भी होती है, तो पीछे क्लोजिंग एंट्री बनाने का मकसद क्या होता है वो हमने पढ़ लिया था। अब हम आते हैं फाइनल अकाउंट की तरफ। ठीक है, ये जो है जनाब चैप्टर 6 है और चैप्टर 6। ठीक है, और यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देखेंगे फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट या जिसे आप कहते हैं फाइनेंशियल्स। ठीक है, फाइनल अकाउंट बनाइए या फाइनेंशियल बनाइए। तो अब ये जो चीज़ होती है इसके अंदर जो है नजर आ रहा है, अब इसमें हमें जो है दो मेन हमारी स्टेटमेंट होती हैं। ठीक है, अकाउंट्स पहली होती है बैलेंस शीट और दूसरी होती है इनकम स्टेटमेंट या जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा नजर आ रहा है, राइट, एक मिनट। तो फाइनेंशियल्स जो है इसके अंदर हमारे पास पेन कहाँ चला गया यार, इसको कहते हैं। और इसके अंदर दो जो हमारे पास स्टेटमेंट होती हैं, ये रहा यार, दो स्टेटमेंट होती हैं हमारे पास जो बहुत अहम होती हैं। ये अब किताब का हवाला मैं बहुत देना भूल गया था। ये हमारी किताब है फिरोज कमर एंड गुलाम नासिर साहब से हम कर रहे हैं। सही है, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग जो है ना, दिस वन यू कैन सी। यहाँ से अब जो है हम क्वेश्चंस हल करेंगे, नॉट प्रॉब्लम्स। इनकी किताब में प्रॉब्लम जो है वो ऑलरेडी सॉल्व होते हैं। तो पहले मैंने दोनों चैप्टर के मुकम्मल मैंने कराए ताकि एक कॉन्सेप्ट जो है ना डेवलप हो जाए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि पहले मैंने सोचा कि पहले ही मिनट में या 2-3 मिनट में मैं कह दूं, क्योंकि एवरेज जो है यही होती है, 1.5-2 मिनट के अंदर बंदे भाग जाते हैं, बच्चे भी भाग जाते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ है। अब इसके अंदर जो है हम ये देखते हैं, बैलेंस शीट तो आगे की चीज़ है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट होती हैं, अब बनाई जाती हैं अमूमन। आप देखेंगे एक होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और दूसरी होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। राइट, ये दो स्टेटमेंट आपको किताब में, आपको एग्जाम में, आपको सवालात के अंदर आपसे पूछी जा सकती है। उसका क्लियर कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स जो मैन्युफैक्चर्ड होती है, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि
कोई भी जो है ना, किसी किस्म का भी इदारा हो तो ये दोनों ही बनेंगे, नहीं। हमने ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट किस बिजनेस सेक्टर में बन सकती है और किस बिजनेस सेक्टर में नहीं बन सकती है, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा डिस्कस करके फिर आगे चलेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड का मतलब है कि बनाना, प्रोड्यूस करना, सही है। रॉ मटेरियल वगैरह को जो है हमने उसको इनपुट करके उससे एक नई शेप में चीज़ जो है बनाएं, सही है। जैसे लकड़ी है, कुर्सी बना ली, फर्नीचर पूरा बना लिया। आयरन है तो उससे जो है ना बहुत मुख्तलिफ किस्म की जो है ना आयरन फर्नीचर भी बनता है, तो उसकी शेप जो है ना तब्दील कर देते हैं आपको। तो नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं आपकी, फला फला जो है, डिटेल में नहीं जा रहा, ये पीओसी के सब्जेक्ट है। यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड का मतलब ये होता है ऑफ वन यूनिट, ठीक है। कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई है, कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई है ऑफ, कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई फॉर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जो है आपको बनाना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर ये सही नहीं बनेगी तो आप मार्केट के अंदर compete नहीं कर सकते। आपकी जो है जो प्राइस होगी प्रोडक्ट की, आप सही नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसका एक्यूरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग के अंदर के मतलब रॉ मटेरियल होता है, इसके अंदर बिजली लगती है आपकी, इसके अंदर लेबर लगती है आपकी, ठीक है। ये तमाम प्रोसेस होता है, तो फिर जो है एक यूनिट आप किसी भी प्रोडक्ट का बनाते हैं। और ये जो स्टेटमेंट होती है, ये स्टेटमेंट जो है बनाई जाती है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग जो इदारे होते हैं, जो बिजनेस हमने देखे हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और प्रोड्यूसिंग बिजनेस, ये इन इदारों की जब आप बैलेंस शीट्स देखेंगे, फाइनल अकाउंट देखेंगे या फाइनेंशियल्स देखेंगे, तो ये ज़रूर दी हुई होगी, सही है। बस उसको डिटेल में नहीं, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ, जो अब जैसे ही हम सवाल देखेंगे तो हमें ये स्टेटमेंट आएंगी। दूसरी जो स्टेटमेंट होती है वो आपकी होती है सेकंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ये जनाब ये स्टेटमेंट होती है कि ये स्टेटमेंट बताती है कि आपकी कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई है, सही है, सेल करने में। वो कॉस्ट नहीं, जो रनिंग कॉस्ट है, यानी कि डे टू डे आप कन्वेंस हो रहा है, ट्रैवलिंग हो रही है, बिजली का जहाँ पे आप काम कर रहे हैं ऑफिस, बिजली का बिल आ रहा है, टेलीफोन का बिल आ रहा है, सैलरीज आप क्लरिकल स्टाफ और एडमिन वगैरह स्टाफ को दे रहे हैं, ये कोई एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंसेस इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते, बल्कि डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्लस जो है आपका सेल करने के अंदर जो जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग जो है, इस कॉस्ट के अंदर अगर हम मार्केटिंग एक्सपेंस अगर इंक्लूड कर लें तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाती है। और ये जो स्टेटमेंट होती है, ये स्टेटमेंट यानी कि ऑल बिजनेस पे क्या लिख दिया, ऑल बिजनेस बनाते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो, ठीक है,
चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो प्रोड्यूसिंग हो, पता नहीं, प्रोड्यूसिंग हो, इवन इवन सर्विसेज, सही है, ऑर्गेनाइजेशन हो, ये तमाम के तमाम जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं। क्योंकि इनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो आपने बिजनेस किया है ड्यूरिंग द पीरियड उसकी एक्चुअली कॉस्ट कितनी आई है, सही है। जब तक कॉस्ट आपकी सही नहीं होगी तो आप जो प्रॉफिट निकालने का जो सिलसिला है वो आपका सही हो नहीं सकता, ठीक है। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट के जितनी आपका रेवेन्यू हुआ है, जितनी आपकी इनकम हुई है, उसमें से आप ये कॉस्ट जो है निकाल देते हैं, तो भाई मैंने जो यानी कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, सही है, कितना था, तो प्रॉफिट मेरे पास कितना आया, ठीक है। आखिरी के अंदर जो है जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हैं फिर तो तमाम जो है वो होता है ना, वो हम अब हलीम बनाते हैं तो सब चीज़ें डाल के उसको घोड़ देते हैं, सही है, और फिर आखिर में एक प्रोडक्ट आ जाती है हलीम। तो तमाम जो है सब चीज़ें डाल के जो है ना, जब वो आखिर में प्रोडक्ट आती है तो वो नेट प्रॉफिट होता है। लेकिन नेट प्रॉफिट निकलने से पहले जो है कि जो मराहिल हैं वो हम देखते हैं कि किस तरीके से उसको सेगमेंटल फॉर्म के अंदर हम डिवाइड करते हैं। कि पहले हम जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट निकाल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, सही है, और उसके बाद फिर हम जो है नेट प्रॉफिट निकालते हैं, और भी मराहिल होते हैं। तो यहाँ तक जो है हमने ये देख लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि बताना ज़रूरी था शुरू के अंदर। ये है क्वेश्चन नंबर 1 261, ये मैं लिख देता हूं और इसको पहले होल्ड करके लिखता हूं मैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 है और पेज नंबर 261 के ऊपर ये कह रहे हैं कि मिस्टर मुस्तफ़ा खान, ये है जनाब मिस्टर मुस्तफ़ा खान, ठीक है जी। हमें बनानी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, बनाना है हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमें बनाना है अकाउंट, ठीक है, मार्च के महीने का, मंथ ऑफ मार्च। ये हेडिंग देनी बहुत जरूरी होती है, वरना नंबर कट जाते हैं आपके। अब यहां पे दो चीजें होती हैं, एक होती है अकाउंट, एक होती है स्टेटमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है अकाउंट बनाइए, इसका जो फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट जो होगा ये उसको डिनोट कर रहा है कि फॉर्मेट जो है अकाउंट फॉर्मेट होना चाहिए, यानी कि टी अकाउंट, ठीक है, टी अकाउंट शेप होना चाहिए। और स्टेटमेंट का मतलब यह है कि मतलब एक स्टेटमेंट रिटर्न फॉर्म होनी चाहिए, रिटर्न स्ट्रेट फॉर्म, ठीक है। अकाउंट फॉर्म नहीं होता, ये बिल्कुल ऊपर से कहानी शुरू होती है। टी अकाउंट बनाना थोड़ा सा जो है ना उसको ऊपर नीचे करना पड़ता है, लेकिन हम चूंकि क्लोजिंग प्रोसेस कर चुके हैं इस वजह से हमें इतना मसला नहीं होगा। हम यहाँ पे शुरू के सवाल के अंदर हम अकाउंट भी बनाएंगे और स्टेटमेंट भी बनाएंगे, ताकि बच्चों को कंसेप्ट जो है ना वो डेवलप हो जाए, कि ऐसा ना हो कि वो स्टेटमेंट पूछ रहा है
और आप अकाउंट बना के आ जाएं। और नॉर्मली होता है कि वो अकाउंट पूछ लेता है, तो खुशी के अंदर जो है ना वो स्टेटमेंट बना के आ जाते हैं और मिलता है अंडा, क्योंकि फॉर्म ही अलग बना दी ना आपने। तो इस वजह से हम मैं पहले जो है अकाउंट नहीं बनाऊंगा, मैं पहले बनाऊंगा स्टेटमेंट, क्योंकि वो बनाना ज़रा आसान होता है। तो पहले वो बनाएंगे और फिर उधर जो है हम अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, ठीक है। हर सवाल के अंदर स्टेटमेंट बनाएंगे पहले, उसके बाद अकाउंट बनाएंगे, ताकि दोनों कॉन्सेप्ट आपके पक्के हो जाएं। नजर आ रहा है? सही है। अब स्टार्ट करते हैं मुस्तफ़ा खान का। पहला जो है, जब भी हम स्टेटमेंट बनाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये सही है, या इनकम स्टेटमेंट, तो पहले जो इंफॉर्मेशन हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर या सवाल के अंदर कि ओपनिंग मर्चेंडाइज दी हुई है या नहीं दी हुई। बिल्कुल दी हुई है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मार्च 1 को, ठीक है। हम ओपनिंग मर्चेंडाइज भी लिख सकते हैं और मर्चेंडाइज ये भी लिख सकते हैं, डेट डाल देते हैं 1 मार्च, मतलब ये ओपनिंग ये हो गई, ठीक है। 38,000, 38,000 इसको लिखेंगे हम आउटर कॉलम में, इनर में नहीं लिखेंगे। यानी कि पेज के इस्तेमाल को भी का भी एक तरीका है कि ये आउटर कॉलम है, ये इनर कॉलम है, ये मिडिल कॉलम है। 3 कॉलम इस्तेमाल होते हैं। ये आउटर है जो सबसे बिल्कुल बाहर होगा, सिर्फ 3-4 फिगर्स प्लस माइनस होंगी। ये मिडिल कॉलम है, मिडिल कॉलम है, ठीक है। और ये इनर कॉलम है। अभी आप इस्तेमाल इसका देख लेंगे। नॉर्मली हम इनर कॉलम को इस्तेमाल नहीं करेंगे, मिडिल और आउटर कॉलम का इस्तेमाल देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। अच्छा जी, तो गंदा हो गया ये। तो यहां पे हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिल्कुल इसके एंड में जब जाएंगे तो प्लस माइनस होगा, तो इस वजह से उसको लिखा है हमने आउटर कॉलम में। थोड़ी ऊपर हो गई, 38,000। अब हमने पहले डिस्कस किया था कि ओपनिंग मर्चेंडाइज के अंदर क्लोजिंग प्रोसेस जब आप देखेंगे उसके अंदर हम ऐड करते हैं हमेशा परचेजेस, सही है। ओपनिंग क्या होती है, एंडिंग क्या होती है, इसके लिए आपको पिछले लेक्चर मेरा देखना पड़ेंगे क्लोजिंग प्रोसेस के, ठीक है। हेडिंग पड़ी हुई है, जाके आप चैनल पे देखें और उसको समझें। अच्छा जी, यहां पे हम ऐड करेंगे इसको क्या, परचेजेस, यानी कितनी खरीदारी की, परचेजेस का 2 लाख रुपए। ये हम लिखेंगे अमूमन, बल्कि लिखते ही हैं मिडिल कॉलम में 2 लाख, सही है। अब इसके अंदर हमने ऐड करना होता है, ये जो आप देखेंगे ये आउटर कॉलम के लिए है, ये ऐड। और यहां पे जब हम लिख रहे हैं ऐड क्या चीज, परचेजेस के लिए हमेशा जरूर दिया हुआ होगा कार्टेज इन, फ्रेड इन, ट्रांसपोर्टेशन इन, yield कार्टेज, मेरे ख्याल में कार्टेज ही लिखा हुआ है, कैरेज, कैरेज इन लिखा हुआ है। प्लस जब आप परचेज करेंगे तो उसको लाने का किराया भी तो देंगे ना, वो तो होगा ही होगा। तो कैरेज इन आपने 4,500 आपने ऐड कर दिया, ठीक है। 5 बड़ा करूं, 4,500। ओह
हाँ, कैरिज इन के बाद फिर हम लेस करते हैं। नहीं, हम इसमें से हमने ये ग्रॉस परचेजेस हैं, ये आपकी ग्रॉस है, इसमें से लेस करेंगे पहले, वो मैंने सवाल में देखा नहीं था, लेस करेंगे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, एंड अलाउंस जो कि 7,000 है, ये माइनस करेंगे। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस हम बहुत डिटेल में हम डिस्कस करते रहे हैं। कोई परचेज डिस्काउंट है? यस, परचेज डिस्काउंट भी है, ये लेस होगा। परचेज डिस्काउंट ये भी लेस होगा इसका। परचेजेस में कमी हो रही है 4,600 रुपये। ठीक है, आपने 2 लाख का माल खरीदा था, लेकिन ड्यू टू सम एनी रीजन जो है आपने रिटर्न करना पड़ गया माल को जो खरीदा था। उसके बाद उसने उस पर अलाउंस भी दे दिया, कुछ रिटर्न किया, कुछ उसने कहा यार अलाउंस रख लो, कम दे देना, और कुछ आपको ने डिस्काउंट को आपको मिल गया। ये तमाम आप माइनस करके यहाँ पे फिगर लिखेंगे, कितना बैलेंस आया। 2 लाख माइनस 7,000 माइनस 4,600, 1,88,400, ये आया आपके पास 1,88,400। ये हो गई आपकी नेट परचेजेस, यही बची ना माइनस करने के बाद। नेट परचेजेस नजर आ रहा है सही, नेट परचेजेस आपके पास ही आ गई। अब इसके अंदर वो तमाम एक्सपेंस ऐड होंगे जो डायरेक्टली रिलेट हो रहे हैं परचेजेस से। वो कौन से हैं? कैरेज इनवर्ड, कैरेज इन कितना है, कैरेज इन 4,500, और कोई चीज ऑक्ट्रॉय ऑन परचेज, एड ऑक्ट्रॉय ऑन परचेजेस। ये चुंगी है जो आप देते हैं चीजों को लाने ले जाने की। चुंगी से मुराद होती है ये लोकल गवर्नमेंट का जो है ना वो टैक्स होता है, ऑक्ट्रॉय। बड़े शहरों में तो नहीं होता, पहले होता था, बहुत पहले कराची में भी होता था कि अगर आप कराची से यानी कि नीपा से आगे गए और थोड़ा सा आगे जो है ना 3 किलोमीटर आगे से एक चुंगी बनी हुई थी, तो वहां से जो है ना वो पैसे लेते थे। अच्छा, उसमें बड़े झगड़े होते थे कि एक झाड़ू भी लेके जा रहे हो ना, वो कहते 2 रुपए दो उसके। तो वो फिर यहाँ पे ख़त्म कर दिया कराची में। अच्छा जी, सेल डिस्काउंट हो गया, ऑक्टा, ओह सेल टैक्स भी है, यस। ये ज़रूर चेक कर लेना कि भाई सेल टैक्स है या नहीं है। सेल टैक्स जाहिर है परचेजेस पे ही आपने दिया होगा, तो ये एक्सपेंस ही होगा। सेल टैक्स कितना है? 12,300। सेल टैक्स है 12,300। और कोई चीज़ ऐड हो रही है परचेजेस में, देख लो भाई। नहीं, सही है जी, ये आपने ऐड किया नेट परचेजेस के अंदर, ये आइटम जो है आपने ऐड किए।
इसमें ये टाइम बड़ा ज़ाया होता है। 188, 400, 4500, 3700, 12300, तो 2,08,900। 2,08,900 ये हो गई। अब क्या इसको आप टोटल ये हो गई टोटल परचेजेस। ठीक है, यानी कि अब ये परचेजेस की ये कीमत आ गई टोटल परचेजेस की। अब इसमें से जो है हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, लेस करेंगे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है ना हमने। ये अगर हम यहां पे लिख दें टोटल परचेजेस और इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है, हम यहां से माइनस कर देते हैं, लेस कर देते हैं इसके अंदर से एंडिंग मर्चेंडाइज। आप इसको यहां, मैं अभी अब बताता हूं आपको। एंडिंग मर्चेंडाइज आपने जो है लेस कर दिया। एंडिंग मर्चेंडाइज आपके पास कितना दिया हुआ है, 44,000 रुपये। 44,000 रुपये एंडिंग आपने यहां से यह माइनस कर दिया। ठीक है, अब जो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मेरे ख्याल में इसको मैं यहां पे लिख दूं ताकि एक ही दफ़ा जो है ना, एक ही सीक्वेंस में बनाता हूं, वही सही रहेगी। इसमें ये ऐड करके फिर माइनस कर देते हैं एंडिंग को। असल में मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन हमें जो राइज है वो करना है। अबे ये कितना था यार, ओहो 1 मिनट। तो 2,08,900 ये टोटल परचेजेस। इस टोटल परचेजेस में ओपनिंग आपकी इन्वेंट्री हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये जो फिगर आएगी ये क्या होगी, ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सही है, यहां पे सेल होती है, और जब मैन्युफैक्चरिंग जब बनाएंगे ना गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वहां पे यूज लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2,08,000। 2,08,000 में प्लस किया आपने 38,000, 2,46,900 हो गया। ठीक है जी, 2,46 ये गुड्स आपके पास रखी हुई थी जो कि आप बेच सकते थे ड्यूरिंग द पीरियड। लेकिन इन गुड्स में से कितनी गुड्स आपके पास रह गई मार्च की, 31 मार्च को एंडिंग इन्वेंट्री जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो देख लीजिएगा। सही है, एंड लेस एंडिंग मर्चेंडाइज। ये है जनाब 31 मार्च को। कितनी है, 44,000। 44,000 रुपये ये रह गई। ठीक है, आपको स्टोर कीपर ने कहा कि 31 मार्च रात 12 बजे ये मेरे पास स्टोर में माल पड़ा हुआ था जो कि नहीं बिका है। सही है, और यही एंडिंग इन्वेंट्री 1 अप्रैल को ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाती है। राइट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है एंडिंग इन्वेंट्री, जब जितनी गुड्स अवेलेबल थी सेल होने आपके हाथ में थी पूरे मार्च में, ओपनिंग आपके पास थी, ये पड़ी हुई थी 1 मार्च को। आप ड्यूरिंग द मार्च आप खरीदारी करते रहे, ये सब प्लस माइनस इसमें फिगर होती रही, और आखिर में 2,08,900 की ये आ गई जनाब कि ये टोटल परचेजेस आपने इतनी की हैं। ठीक है, और इस परचेजेस को जब आप ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब है कि मार्च के महीने के अंदर कितनी गुड्स आपके पास थी जो आप बेच सकते थे,
जनाब 2,46,900 की गुड्स थी मार्च के महीने में। कितनी बच गई? 31 मार्च रात 12 बजे आपने जब काउंटिंग की तो 44,000 रुपये का माल आपके पास स्टॉक में पड़ा हुआ था, गोडाउन में पड़ा हुआ था, ये नहीं बिका अभी। तो इतना तो था, ये तो आप यानी कि इससे ज्यादा तो बेच नहीं सकते ना, 2,46,900 से ज्यादा बेच नहीं सकते। कितना बेचा? बेचा कितना? इसको 2,46,900 में से माइनस कर दें 44, 202,900, 202,900, 2,02,900। ये जो गुड्स हो गई, ये हो गई क्या? इतने की गुड्स आपने मार्च के महीने में बेच दी। ये हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो गुड्स हैं, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास, कि आपने मार्च के अंदर इतने रुपए की गुड्स बेच दी। और ये जो फिगर आई, इसको कहते हैं, दो सही बना दूं, अजीब सा लग रहा है, इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी मार्च के महीने में जो आपने ट्रेडिंग की, ये ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग का जो कॉस्ट थी, ट्रेडिंग कॉस्ट थी, वो 2,02,900 रुपए थी। अब क्या ये पूछता है 2,02,900, अब ये कहता है भाई क्लोज। अब आपने क्लोज करना है। मैं इस चीज को यहीं पे रोकता हूं, ठीक है। अब हम दूसरी फॉर्मेट बनाते हैं, क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट। सही है। यहां पे हम लेते हैं मिस्टर मुस्तफा खान। हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट फॉर्मेट में नहीं बना रहे। ये जो हमने अब स्टेटमेंट फॉर्मेट, ये असल में इजी टू अंडरस्टैंड होती है, इस वजह से पहले ये बना दी। अब हम बना रहे हैं टी अकाउंट फॉर्मेट के अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट। गुड्स सोल्ड अकाउंट मार्च के महीने का, मंथ ऑफ मार्च। सही है। यह हमेशा टी फॉर्मेट में बनता है, तो हमने टी अकाउंट बनाना है। यहां से लकीर चली, आप चाहे तो यहां से भी ले सकते हैं, लेकिन वो हेडिंग मैंने रखी है उसकी, ये आपकी पूरी लकीर बनी। और यही आधा होगा तकरीबन, थोड़ा सा ये ज़्यादा इधर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है फिर। हमने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट देखा है, बहुत आसान है उसको, बिल्कुल जस्ट लाइक एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। डेबिट क्या हो रहा है? मर्चेंडाइज ओपनिंग डेबिट हो रही है, मर्चेंडाइज ओपनिंग डेबिट हो रही है 38,000, ठीक है, ये हो गई। इसके अंदर क्या चीज ऐड हो रही है? जो चीज यहां पे ऐड हो रही है, दिस 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 दिस, ठीक है, ये ऐड हो रही है आपके पास, ये सारी, वो मर्चेंडाइज ओपनिंग में डेबिट साइड पे लिख देंगे आप अकाउंट बनाते हुए। परचेजेस, यहां पे ऐड और लेस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि आप बनाइए अकाउंट रहे, इसका मतलब ही डेबिट है और इसका मतलब भी क्रेडिट है, ठीक है। परचेज कितनी आपके पास आई? 2 लाख।
उसके बाद और क्या चीज ऐड हुई जनाब, इसमें कैरेज इन ऐड हुआ, कैरेज इन ऐड हुआ 4,500। उसके बाद ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय ऑन परचेजेस ऐड हुआ 3,700, ठीक है। उसके बाद सेल टैक्स ऐड हुआ 12,300, ठीक है, 12,300 ये एडिंग हो गए। लेस क्या हो रहा है, लेस ये हो रहा है, यस लेस ये हो रहा है और लेस ये हो रहा है। ये जो लेस हो रहे हैं ये क्रेडिट साइड पे जाएंगे। मर्चेंडाइज एंडिंग, क्रेडिट का मतलब हो गया कि यहां का जो बैलेंस है उसको कम कर रहे हैं आप ना, तो क्रेडिट कर रहे हैं आप 44,000 रुपये। ₹44,000 और परचेज रिटर्न, यस गुड, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस 7,000 से ये भी कम हुआ है, परचेजिस को आपने कम किया है, परचेज डेबिट हो गया, ये क्रेडिट कर दिया आपने। एंड परचेज डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट आपने 4,600 से कम किया, अपनी परचेजिस को यहाँ लिख दिया। ये आपने सारी फिगर जो है स्टेटमेंट की उठा के यहाँ पे लिख दी, सही है। अकाउंट फॉर्म एक देख तो लूँ, नजर आ रहा है, सही है। अब आपने फूडिंग करनी है। अमल, अकाउंट मीन्स अमल वही होगा जो आपने लेजर जो बनाने सीखे हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, वही अमल होगा। अब हम ये अमल करते हैं। 38,000 प्लस 2 लाख प्लस 4,500 प्लस 3,700 प्लस 12,300 कितना हो गया, 2,58,500। इसकी फुटिंग हुई 2,58,500, ठीक है जी। और 44,000 प्लस 7,000 प्लस 4,600 55,600 क्रेडिट साइड की फुटिंग हुई। तो आपको मालूम है कि बैलेंस किस तरह से निकाला जाता है। डेबिट साइड की फुटिंग बड़ी है, क्रेडिट साइड की फुटिंग छोटी है, तो माइनस कर दें आप। डेबिट में से 2,58,500 में से माइनस कर दें, क्रेडिट साइड की फुटिंग 55,600 माइनस कर दी, तो 2,02,900 जो है बैलेंस क्या आ गया जनाब, बैलेंस आया जनाब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना आया जनाब, या तो आप एंडिंग बैलेंस लिख दें, एंडिंग बैलेंस तो नहीं लिख रहे ना आप, तो एक चीज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,02,900, 2,02,900, ठीक है। ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया 2,58,500 से, और ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया 2,58,500 से, सही है, दोनों सेम है। उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है, एक थोड़ा सा समझ में नहीं आता, जब बड़ा वाज़ेह सूरत हाल होती है, स्टेटमेंट होती है ना, और बना आप दोनों सकते हैं, कोई वो नहीं है इंटरनेशनली, कोई वो नहीं है कि आप ये नहीं बनाएंगे और वो ना बनाएं। लेकिन नॉर्मली जो है स्टेटमेंट फॉर्म चलती है जब हम यूएस की बात करते हैं। तो अब
ये दोनों हमने बना लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट भी बना लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट भी बनाई और अकाउंट भी बना लिया। ठीक है, अब क्या है, क्लोज करना है हमने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्लोज करना है। सही है, जाहिर है एक ही एंट्री बनेगी क्लोजिंग के अंदर, उसको हम कहां बनाएं, हम यहां बना लेते हैं बी। ये तो ए था, ये ए था, बी क्या कहता है, बी कहता है क्लोजिंग एंट्री ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लोजिंग एंट्री आपने बनानी है, ये एंट्री आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, डेबिट एक्सपेंस एंड क्या हो गया, यूं जा रहा हूं मैं, रेवेन्यू समरी अकाउंट डेबिट करेंगे 2,02,900 से, 2,900 से, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है क्रेडिट दे देंगे 2,02,900 से। ये आपने क्लोजिंग एंट्री बना ली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्लोज करने के लिए। ठीक है, अभी मैं इसको रखता हूँ, अजान हो रही है। तीसरा उसने बोला है कि हमें कंप्यूट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यहां पे करना है हमें कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा या इनकम स्टेटमेंट बनानी है पड़ेगी। ठीक है, आप वो कैसे बनेगी, वेरी इजी। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये हम बना चुके हैं असल में पहले भी, कि सेल्स, सेल्स आपकी ग्रॉस कितनी है जनाब, वो हम मालूम करते हैं। ग्रॉस सेल्स आपके पास है जनाब, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, ग्रॉस सेल रेवेन्यू 345, ग्रॉस सेल है आपके पास 3,45,000। ठीक है, मिडिल कॉलम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने देखा है कि सेल्स रिटर्न भी है और सेल्स डिस्काउंट भी है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता है कि इसमें से लेस हो जाती हैं, लेस सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल्स डिस्काउंट। ठीक है, कितना है सेल्स रिटर्न, ये भी 7,000 है, माइनस कर दिया आपने सेल्स में से, क्योंकि जब वापस हो गई तो सेल रही नहीं। डिस्काउंट कितना है आपके पास, 3,100, 3,100 डिस्काउंट है, ये आपने माइनस किया, कितनी फिगर आ गई, ओह बढ़ती आ रही है, 345 माइनस 7,000 माइनस 3,100, 334,900। ठीक है जी, ये आपके पास ग्रॉस सेल थी, ये आपके पास आ गई नेट सेल। ठीक है जी, नेट सेल्स, इस नेट सेल्स में से क्या माइनस करेंगे, लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड कितने? 2,02,900, 2,02,900 ये माइनस कर देंगे आप, तो आपके पास फिगर आ जाएगी जनाब 2,02,900, 1,32,000, 1,32,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपके पास। ठीक है, नजर आ रहा है? थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बहरहाल 1,32,000, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूँ यार, तो ये सेट हो जाएगी। सही है ना फिगर? अब भाई 2,02,000 ये कितनी थी फिगर? 3,45,000 माइनस 7,000 माइनस 3,100, 3,34,900 था, ये थी जनाब 3,34,900, 2,02,900, 2,02,900 माइनस कर दिया, 1,32,000, ये आ गई 1,32,000। ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट नजर आ रहा है? वेरी गुड। अच्छा जी, ये आपके पास 1,32,000 ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब यही चीज, ये स्टेटमेंट बनाई थी हमने, ठीक है? अकाउंट फॉर्म में कैसे बनाएंगे? सेल्स कहां जाती है? हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखी जाएगी। आपने लिख दिया सेल्स क्रेडिट 345,000। सेल क्रेडिट होती है ना, क्रेडिट यहां पे लिख दी। सेल्स में कमी किन से होती है? सेल्स रिटर्न से। सेल्स कम होती है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। सेल में कमी हो जाती है तो सेल को डेबिट कर दिया 7,000 से। ठीक है, सेल डिस्काउंट की वजह से भी सेल्स में कमी होती है, तो आपने इसको भी डेबिट कर दिया 3,100 से। ठीक है, यानी डेबिट कर दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? डेबिट था, है ना? डेबिट था, तो यहां पे डेबिट में लिखेंगे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना हो गया? 2,02,900, 2,02,900। फुटिंग आपने की 345 हुई यहां पे, इस अकाउंट की फुटिंग 3,45,000, और इस अकाउंट की फुटिंग हुई 900, ये 1,000 हो गया। 4 7 4 11, यार कर ही लूँ भी, टाइम ज़ाया हो रहा है। ये हो गया 7,000 प्लस 3,100 प्लस 2,02,900, 2,13,000 रुपये इसकी फुटिंग हुई। 2,13,000। ठीक है, क्रेडिट फुटिंग में से डेबिट फुटिंग निकाल दी आपने कि 3,45,000, 1,32,000 क्या आ गया जनाब? ग्रॉस प्रॉफिट ये आ गया 1,32,000 रुपये। वही चीज जो यहां पे थी वो यहां पे आ गई, और ये आपका क्लोज हो गया 3 लाख। ट्रेडिंग अकाउंट आपका बैलेंस हो गया, आपने क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया 3,45,000। सही है, तो अब आपने ये देख लिया कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है निकालने के दो तरीके थे। एक तो स्टेटमेंट फॉर्मेट थी आपकी, यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म थी सेल्स। स्टेटमेंट फॉर्म आसान होती है समझना,
ये ग्रॉस सेल थी आपके पास। ग्रॉस सेल्स में से आपने नेट सेल निकालनी है, जितने भी रिटर्न और डिस्काउंट था वो आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास नेट फिगर आ गई, नेट सेल आ गई। उस नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, और यही आपको कंप्यूट करना था। ठीक है, अब ये तो मैंने स्टेटमेंट फॉर्मेट बनाया था। अकाउंट, क्योंकि उस सवाल के अंदर अकाउंट फॉर्मेट है। अकाउंट फॉर्मेट किस तरह से बनेगा, जैसे इनकम एंड समरी अकाउंट बनाया था। इनकम एंड समरी अकाउंट क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट था, तो यही ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट किसके लिए है, टू कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट। ये तीसरा है, टू कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट। आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, सेल्स को लिख दिया क्रेडिट साइड के ऊपर। सेल्स में कमी हमेशा डेबिट साइड पे होती है, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, सेल डिस्काउंट को डेबिट कर दिया। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो होती है वो सेल्स की वैल्यू को कम करती है। ठीक है, तो जो भी सेल्स की वैल्यू को कम करेगी वो डेबिट साइड पे लिखी जाएगी। आपने डेबिट साइड पे यहाँ पे लिख दिया। तो सेल्स में से आपने ये तमाम तीनों फिगर, रिटर्न्स, डिस्काउंट और कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस किया। माइनस करने के बाद जो फिगर आई वो आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये इसलिए मैं तीनों जो है कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ। इसकी जो क्लोजिंग एंट्री होगी इसकी और उसकी सेम ही होगी। ठीक है, तो इसलिए वैसे यहाँ पे नहीं लिखी है। तो ये स्टेटमेंट फॉर्मेट्स हैं आपके जो मैंने बनाए हैं। ये वाले जो है आपके स्टेटमेंट फॉर्म हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड ऑन माय राइट साइड, हाँ या ये जो है अकाउंट फॉर्मेट है। सही है, तो सवाल के अंदर स्टेटमेंट हो तो ये बनेगा, सवाल के अंदर अकाउंट फॉर्मेट पूछा हो तो वो इस तरीके से बनेगी। ये आपके पास जो होगी दोनों केसेस में सेम रहेगी कि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, सही है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट दे देंगे। ये क्लोजिंग कर रहे हैं आप, ये इस क्लोजिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, रिमेंबर। सही है ना, कहीं ये समझो कि ये इस तरह से कर लिया। लेकिन चूंकि आप एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ा है 3 लेक्चर्स के अंदर, तो इस वजह से आपको कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो लेक्चर था ये आज का हमारे पास ख़त्म हुआ। और हम यानी कि जाहिर है अब हम जो आपका सेक्शन सी है उसकी तरफ जो है ना बढ़ चुके हैं। इस तरह से हम शुरू के सवालात में हम स्टेटमेंट भी बनाएंगे और हम जो है अकाउंट फॉर्मेट भी बनाएंगे, ताकि आप जो है ना एक मुकम्मल आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाए कि किस तरह से क्या करना है। कोई पूछे तो आपने फ़ोन ठक अठक बना के चलो भाई। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।